पाकिस्तान महंगा तरीन तेल बेचने वालों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रद्दोबदल, मईशत और आम आदमी पर असरअंदाज। हुकूमती शाह खर्चियां आवाम को टैक्सेस के बोझ तले रौंद डाला, जिम्मेदार कौन? नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो बैनुल-अक़वामी और मुकामी सतह के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं। इसके अलावा मईशत के ऊपर इसके जो असरात मुरतब हो रहे हैं और हमारे मुल्क की तवानाई के शोबे में, कुदरती वसाइल के शोबे में किस हद तक तरक्की हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। और हमेशा से मैं ये बात कहता आ रहा हूँ और बार बार रिपीट भी करता हूँ कि जनाबी वाला, अभी तो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पेट्रोलियम प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं हैं। एक दफ़ा वहाँ बढ़ गई तो फिर आपको भी बढ़ानी पड़ जाएंगी। और फिर हमारा मैकेनिज़्म तो काफ़ी अरसे से अंडर क्वेश्चन रहा। एक ज़माने में एक तंजीम भी बनाई थी OCAC, फिर बाद में पता लगा कि उन्होंने भी कुछ सिलसिले बनाए थे। उन सिलसिलों के नतीजे में काम तो हुआ होगा, उनके ख़िलाफ़ भी बात हुई होगी, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारे मुल्क के अंदर यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग, ऑल यू हैव टू पे सम पॉल्ट्री अमाउंट, कभी वो जुर्माने के तौर पे, कभी किसी और तौर पे, और फिर उसके बाद सब लोग भूल भाल जाते हैं। बात यही होती है कि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता, चाहे वो रिकुडिक का केस हो, सैंडिक का केस हो, मुख्तलिफ़ किस्म के मेमो गेट्स हों, मुख्तलिफ़ किस्म के मैरान गेट्स हों, मसले का हल नहीं निकलता। पीछे उसके एक ही चीज़ होती है, नोटू नोटू नोटू। खैर, हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब सोहेल वकील साहब, साबिक वफाकी वज़ीर बराए तवानाई और कुदरती वसाइल। सर, आपको वेलकम करता हूँ शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब जी, हुकुम। बुनियादी तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हम देख रहे हैं उसकी ट्रांसलेशन आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई तो हमारे ऊपर तो बोझ बढ़ जाएगा। हमारे सियासतदान ये दावा करते हैं कि उन्होंने ये बोझ जो है अवाम पे डाला ही नहीं, उन्होंने तो ट्रांसफ़र ही नहीं किया, सारा कुछ जो है वो अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया, ये बोझ उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ रही है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी प्रेशर मौजूद है। अपना तज्ज़िया पेश करें। देखें जी, हम तो अभी भी जो पेट्रोल बेच रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल महंगा तरीन है दुनिया में, पहले या दूसरे नंबर पे होंगे हम जी, या तीसरे पे होंगे मैक्सिमम। और अभी जब प्राइस बढ़ेंगी तो हमारी गैस की LNG की भी प्राइस बढ़ेगी और हमारी ये सब इंपोर्ट पे चले गए ना, हम कोल की भी बढ़ेगी, जब वो बढ़ता है तो कमोडिटी भी बढ़ती है, तेल की भी बढ़ेगी। तो ये तीनों चीज़ों पे जिस पे आपका इन्हसार है बिजली पैदा करने का, ये तीनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। आपके इंडिजिनियस तो आपने काम किया नहीं, अभी जो था नहीं, हम शमशी तवानाई से बिजली बनाएंगे, शमशी तवानाई से। दिया ना आपने, अब शमशी से तो सिर्फ एक ही पार्क लगा ना 100 मेगावाट का, उसके बाद तो कुछ लगा नहीं। और इसी तरह आपने विंड को भी रोक दिया 400 मेगावाट के बाद ना, क्योंकि वो आपके पास ग्रिड नहीं है ना, इसलिए अभी कनेक्शन नहीं हुआ। तो ये जो तवानाई है ना, ये ऐसा टैंकी है नहीं घर में पानी की, सारी दुनिया से पानी मांग रहे हैं। ये नहीं होता कि भाई आपने सिर्फ प्लांट लगा लिया, उसके साथ फिर आपको ट्रांसमिशन चाहिए होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होती है, फिर कलेक्शन का सिस्टम चाहिए होता है, वरना आपकी सर्कुलर डेट इतना बढ़ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। 800 बिलियन तो अभी तक हो गया, यानी 8-9 बिलियन के करीब तो आपका सर्कुलर डेट पहुंच गया। अगर रुपया आपका और गिरा, यानी जो इस वक्त आप फाइनेंशियल डबल जेपर्डी नहीं, वॉच लिस्ट पे अगर आप खुदा ना खास्ता, खुदा मेरे अल्लाह से दुआ है कि हम ना जाएं, आज का वो नाकाम हो जाए, पेरिस का जो कॉन्फ्रेंस है हमारे हक़ में हो जाए, ये अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री और बाकी लोगों ने तो इस पर कोई इतना ख़ास काम नहीं किया इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। करना चाहिए था, सब लोगों से इंडिविजुअल आपके कनेक्शन होने चाहिए थे। होपफुली किए हों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ इम्प्रेशन ऐसा नहीं आ रहा। तो अगर इम्प्रेशन ये आएगा और ये हम अगर खुदा ना खास्ता इस पर चले गए तो हमें और भी मसाइल होंगे, फिर तो हमारी इकॉनमी जो है ना ओवरऑल काफ़ी मसाइल में जाएगी। लेकिन अगर लेट्स होप नॉट, हाँ नहीं, मेरा यकीन है कि नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हम पर रहमत रखेगा। लेकिन सर्कुलर डेट पे तो हमारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा, हमारी जितनी भी SOEs की बैलेंस शीट्स है ना, जिसे कहते हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ की, वो बैलेंस शीट पे आपको प्रॉफिट नज़र आएगा, लेकिन कुछ चंद के अलावा सब पे प्रॉफिट नज़र आएगा। लेकिन वो सारा ये IOU, यानी वो प्रॉफिट है नहीं, वो सारा डेट में, यानी ये जो कैश कन्वर्जन रेशो है ना, वो हमारा 1 नहीं है बल्कि बहुत नीचे है। तो यानी वो जो है ना, हम जब इनवाइस कर देते हैं उसके बाद हम उसकी सेल कर देते हैं। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ कागज पे होती है, पैसा मिलता नहीं है, कन्वर्जन इनटू कैश नहीं हुई है, कैश नहीं होती। तो वो जो है ना रिसीवेबल्स पे या डेट पे या बैड डेट पे चली जाती है। तो ये जो 2 इदारे आपने SOEs का जिक्र किया, ये 2 इदारे हैं हमारे, पिया और पाकिस्तान स्टील। सॉरी, मैंने पिया कहना शुरू, पियामन भाई,
पिया मन भाग गया है मेरे ख्याल से, अब वो जा रहा है, ये PIA और पाकिस्तान स्टील दोनों जा रहे हैं, तो ये आपकी टेंशन अब खत्म हो गई, आप जो कह रहे हैं नहीं, अब बोझ आप पे खत्म हो मेरे हिसाब से तो देखें ना, 600-700 बिलियन तो हम डाल देते हैं अपनी SOE में, और सर्कुलर डेट में 800, नहीं टोटल अगर मिलाएं तो कोई 1500 बिलियन यानी 15 बिलियन डॉलर का हमारा ये नुकसान है ना, जिसको हमें किसी ना किसी तरह तो ख़त्म करना होगा ना इसको। ये कोई ऐसी बड़ी तो नहीं चीज़ है कि तो कर दिया ना, बेच देंगे इसको सारा। बेचने के बाद भी नहीं ख़त्म होगा ना सर, बेचने के बाद कैसे ख़त्म हो जाएगा? आप ये भी तो सोचें ना कि आपका बेचने के बाद पैसा आ जाएगा थोड़ा सा, और वो आपको कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन वो तो वन टाइम आएगा ना, उसके बाद भी तो आपने चीज़ें चलानी है ना अपने मुल्क की। तो सर्कुलर डेट तो PIA बेचने से नहीं ख़त्म होगा या स्टील मिल बेचने से। अच्छा, एक लुकमा आपको देना था, कल मैं बैठा था, मैंने कहा आप आएंगे मैं आपसे पूछूंगा, ये अभी जो लोग निज़ाम चला रहे हैं उसके अंदर हम अमूमन दो लोगों का तो अभी नाम सुन रहे हैं, राना अफजल साहब का नाम सुन रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम सुन रहे हैं। 7 लोग चला रहे हैं ना, 7 फाइनेंस की बात कर, फाइनेंस की 7 लोग हैं। कौन कौन है? खाकान साहब खुद भी देख रहे हैं, फिर इसाक डार साहब छुट्टी पर हैं, वो छुट्टी पर है, देख तो नहीं रहे अली ना। जहांगीर साहब हैं, सिद्दीकी साहब, और प्लस फिर वो हैं हुमायूं अख्तर साहब हैं, फिर राना अफजल साहब हैं, सब नहीं हारून अख्तर, हारून sorry, हाँ, तो हारून अब मैं अख्तर, आपके सामने तो यही 6-7 इस्तेदार लोग रख रहा बनते था, हैं, ये 6-7 लोग बनते हैं, इस्तेदार रख रहा था आपके सामने। देखें बेसिकली दानियाल अजीज साहब जो भी वो तो निजकारी के वजीर हैं, में ना, हाँ निजकारी तो वो भी तो मामलात को देख रहे हैं ना, आपके एसओईज को क्या करना है वो ये फैसला करेंगे, जाहिर बात है। दानियाल अजीज साहब बेचारे अभी आए ना, मैं ख्याल अभी आए हैं, लेकिन माजी में ये मुशर्रफ साहब के जो सबसे पसंदीदा पोजीशन थी, उनकी राइट हैंड पोजीशन समझी जाती थी NRB, ये गालिबन उसके सरबराह थे, बिल्कुल होंगे, है ना। और इसके अलावा हारून अख्तर साहब, ये कोई चीज़ मेरे जहन में अभी याद आ रही है, इनके भाई हैं बड़े हुमायूं अख्तर साहब, उनको मेरे ख्याल वजीर आज़म भी बनाने वाले थे, उनका कुरा निकलने वाला था, ये भी उनके साथ साथ हुआ करते थे। तो मैं सर अवैस लगारी साहब, ये भी बीच में निजकारी के वजीर बने थे, ये मुशर्रफ साहब के ज़माने के, हाँ, तो ये अभी भी हैं तवानाई के वजीर, ये हैं तवानाई के वजीर हैं, क्या हो गया, टीम वही है। बिल्कुल। तो फिर क्या फर्क पड़ा? फिर आप मुझे बताएं फर्क क्या पड़ा, फिर क्या खास चीज हो गई, ये बुरे हैं वो बुरे हैं, ये इनकी टीम अच्छी नहीं है। मैं तो किसी को बुरा नहीं कह रहा, तो ये मुकाफाते अमल है, फिर ये सारी जो मैं तो किसी को बुरा नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं। नहीं बुरा तो मैं कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये मुकाफाते अमल है, ये कुदरती निजाम है। आप तो सर आपने तहिया कर लिया इस मुल्क में कि जिसको जो काम आता है उसको तो देना ही नहीं वो काम। जो डॉक्टर है उसे आपने बनाना है इंजीनियर, जो इंजीनियर है उसे बनाना है डॉक्टर, और जो वकील है उसे बनाना है आपने मिस्त्री, और जो मिस्त्री है उसे बनाना है वकील। तो आपका तो जो मेरिट का सिस्टम है ना, और प्लस गवर्नेंस का सिस्टम, ये तो टोटल कोलैप्स कर गया। ये पैराडॉक्स पूरी कौम के अंदर मौजूद है सर, इसको सिर्फ सियासी क़यादत तक ना रखें आप। मैं कब कह रहा हूँ सियासी का, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मेरिट और गवर्नेंस का सिस्टम खत्म हो गया है, उसमें सियासत कहाँ से आ गई? सियासत तो है ही नहीं इसमें। सियासी आदमी की तो मेरिट और गवर्नेंस होती नहीं, वो तो बेचारा अपने हिसाब से चलता है, अपने पब्लिक के हिसाब से चलता है, उसके मूड से चलता है, उसके वोट्स के लेने में जो उसे जिस इलाके में जो बात करनी होती है वो करता है। दैट इज़ अ सेपरेट इशू। वो बेचारा गवर्नेंस और मेरिट नहीं, मेरिट और गवर्नेंस तो आती है इंस्टीट्यूशंस में, और वहाँ पर हमारी मेरिट खत्म हो गई। फिर आप हमेशा मेरिट और गवर्नेंस के ऊपर बात ले आते हैं, लेकिन तो फिर बात भाई अगर आप मुसलमान होना है तो देखिए, आपको मुसलमान होना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो पढ़ना है ना। आप कहते नहीं, या फिर बात उसी पे ले आते हैं मुसलमान होने पे, तो मुसलमान होने के लिए यार कलमा तो पढ़ना है ना। तो बात मैं वही कह रहा हूँ कि बात आपकी सही है, इस वजह से मैं आपको रोक भी नहीं सकता, लेकिन बुनियादी तौर पे ब्रेक के बाद जब मैं आपके पास वापस आऊँगा तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि अगर मेरिट और गवर्नेंस पे ही बात जाएगी तो इसका मतलब है हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनका सोल्यूशन बहुत ईजी है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुतालिक। उनकी बढ़ती कीमतें मुस्तकबिल के अंदर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर मुकामी मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर ये कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा है, मुल्क बड़ा गरीब है, लेकिन उसके बावजूद सारा रेवेन्यू जो है वो कोशिश की जाती है कि जनाब वाला कहीं ना कहीं से इधर उधर से इकट्ठा किया जाए। चंद लोगों का ऐसा कहना है कि जनाब वाला ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की
ख़रीदो फरोख्त है, ये वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी बन जाती है। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू, ब्रेक से पहले अभी भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं जनाब सुहेल बजाज सिद्दीकी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर तवानाई व कुदरती वसाइल। जनाब वाला, बुनियादी तौर पर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब आवाम ये सोच रही कि अब कीमतें कैसे कम होंगी। आप कह रहे थे सोल्यूशन बेस्ड डिस्कशन करें, चलें आप सोल्यूशन बता दें। देखिए मैं हम आपको कब से बता रहे हैं, लेकिन करने वाले तो हम नहीं है ना। जो हुकूमत में वो लोग कर सकते हैं। आपको इंडिजीनियस फ्यूल ढूंढने पड़ेंगे और इंडिजीनियस फ्यूल पे ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ेगा बनिस्बत इम्पोर्ट्स के। तो वो तो है ही नहीं हमारे पास। हैं साहब, बहुत है एकरेज। आप अगर चेक करें तो अभी तो आप सिर्फ 1% से प्रोड्यूस कर रहे हैं गैस, और वो आपकी 10% आपने वो दिए हुए हैं लाइसेंसेज और 13% अंडर। हमारे यहाँ एक्सप्लोरेटरी ब्लॉक्स हैं, बहुत ब्लॉक हैं सर। अभी तो 8 लाख कुछ इलाका है किलोमीटर का जिसमें ब्लॉक्स हैं। मैंने सुना है असल बिजनेस तो ये एक्सप्लोरेटरी ब्लॉक्स का है। हाँ, असल पैसा भी वहीं से आता है, जो कि 90% है एक्सप्लोरेशन से। कहाँ जाता है? नहीं, वो तो अभी हमने कर ही नहीं रहे, हम उस पर कोशिश ही नहीं करते। हम तो ये इंपोर्ट करने पे लगे हुए हैं, ऑयल भी, गैस भी, कोयला भी, हर चीज़। अपने लोकल एक्सप्लोरेशन पे पैसे ही नहीं लगा रहे। तो वो गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल फंड होना चाहिए, एनर्जी अथॉरिटी होनी चाहिए जो। तो ये समुंदर का भी एक बड़ा हिस्सा वापस लिया हमने, मैंने सुना है। हाँ, वो तो सर क्रीक का इलाका काफी, उसमें भी मिला है 1200 है। होगा, जरूर होगा, लेकिन कोई कोशिश करेगा तो होगा ना सर। मेरे और आपके कहने से तो नहीं होगा। इसके एक्सपर्टीज होते हैं, इसके सर्वेज होते हैं, और पाकिस्तान में सर्वे अब हो ही नहीं रहे ना। आपकी जो फॉरेन कंपनीज थी वो भी छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता चली गई हैं। अब लोकल कंपनीज रह गई हैं, वो बस खुश हैं जितना मिल रहा है उनको पैसा उनकी ज़रूरत के तहत है। एपिटाइट ख़त्म हो गई है। और अब जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो कह रहे हैं LNG मंगा लो, कोयला मंगा लो बाहर से, इंडोनेशिया से। उसमें कमीशन भी अच्छा मिल जाता है, चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं, आसानी भी हो जाती है, प्लस ऑयल मंगा लो। तो ये एक माफिया स्टाइल चल रहा है, चलने दें आप। जब तक अच्छा, जब तक आपके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं होगा जिसमें आपके आँख खुल जाए और दिमाग भी खुल जाए और आप ख्वाब की नींद से उठ जाएं, तब आपको पता चलेगा कि यार हमें काम कुछ और करना था, कर हम कुछ और रहते। ख्वाब में तो आप ख्वाब में तो बड़े नहीं, आप कोई अभी तक ऐसा झटका लगा नहीं है आपको जिससे आप परेशान हो जाएं, क्योंकि ख्वाब में तो आप हर चीज़ अच्छी कर लेते हैं ना साहब। कोई पता थोड़ी होता है कि ख्वाब में और असल ज़िंदगी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द। तो हकीकत में आपने बता दिया ना, एक इंडिजिनस, तो ये इंडिजिनस चलो एक्सप्लोर मैं आपको भी बता रहा हूँ, हम नहीं करेंगे ना करें। इसको करने के लिए कंपनी होनी चाहिए पास। एक आप OGDC कंपनी तो है, 2 कंपनियां हैं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने जाके पता क्या किया, इराक में ले लिया PPL ने, बांग्लादेश में ले लिया, पता नहीं यमन में ले लिया, मोरक्को में ले लिया, पता नहीं कहाँ जाके ले लिया, जिसमें से एक आने की गैस नहीं निकली। अपने मुल्क में लगा बगल में डंडोरा वो अगर आपने वहाँ 100-200 मिलियन डॉलर लगाए थे उस जमाने में, जो आजकल के 3-4 वो यहाँ लगा लेते तो आपके कई वेल खुद जाते, 40 वेल खुल जाते तकरीबन, तो 25-30 तो तकरीबन खुल जाते तो खुदते। तो वो आज 3 साल पहले अगर करते तो आज उसमें से कुछ ना कुछ तो निकल रहा होता ना। ऐसी बात तो नहीं, जब आप कर रहे थे लोकल एक्सप्लोरेशन तो भिट निकला, कादिरपुर निकला, सुई निकला, हजारों निकले। ऐसी बात नहीं है कि आपको गैस नहीं मिली, कंबट निकला, शिकारपुर। मेरे तो जहन में ये राय थी पाकिस्तान में पेट्रोल है ही नहीं। पेट्रोल नहीं, हमारे यहाँ गैस बहुत ज्यादा है, पेट्रोल भी है, गैस भी है। अभी अटक में निकला, जरा सी कोशिश की अटक वालों ने, उनका निकला 21 MMCFD और ऑयल अलग निकल आया। आपने वहाँ पख्तूनख्वा में जरा सी कोशिश की, पता नहीं करक का मुकाम है किस जगह, उधर हमारे निकल आए काफ़ी अच्छा, कोई 55,000 बैरल रोज़ का। तो ये ठीक ठाक है। मतलब ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते रहे रोज, देखिए आपको कम से कम साल में 30-40 जगह तो एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए ना, तभी तो निकलेगा। पहले तो रोज अखबार में आ रहा होता था, यहाँ कुआं मिल गया, वहाँ कुआं मिल गया। अब तो अखबार में कुछ आता ही नहीं है कहीं। नहीं तो सर वो इसलिए नहीं है कि आप जब ड्रिल ही नहीं करेंगे तो कुआं कहाँ से मिलेगा। आप ड्रिलिंग के लिए एक्सप्लोरेशन कंपनी बनानी पड़ेगी, उसके लिए चाहिए अरबों रुपयों की नोट। नहीं बनी, OGDCL बनी हुई है, अभी उसने 37 बिलियन का प्रॉफिट शो किया सर। OGDCL बनी हुई है, PPL बनी, लेकिन वो 37 का प्रॉफिट है नहीं, वो सर्कुलर डेट का हिस्सा है। तो उनके पास एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट है क्यों नहीं है? उसमें एडवांस क्या है, इसमें तो ड्रिलिंग मशीन चाहिए, हर चीज है, लेकिन नहीं, वो तो आजकल शेल का सिस्टम आ गया, वो तो यूं ड्रिलिंग ऐसे ड्रिल मारनी, हर चीज अलग है। इसको मिक्स ना करें, सारी चीजों को वो ना करें कि इसका हलीम बना दें। देखें, एक गैस अलग खुद नहीं है, ऑयल का तरीका अलग है, गैस का तरीका अलग है, उसे सेपरेट का। शेल गैस का तरीका बिल्कुल दूसरा है, वो क्रैक करके निकालते हैं। शेल ऑयल भी तो है, नहीं शेल ऑयल नहीं होता, शेल गैस होती है। अच्छा, वो ट्रैप हुई भी होती है, ऑयल नहीं होता। वो ऑयल, वो जो गैस है ना, तो वो ट्रैप हुई भी होती है, उसके अंदर गुरगाम डालते जाते
लगाते हैं, एक जड़ी बूटी होती है ताकि वो हिले नहीं, जो यानी आपके जलजले या वो रॉक उसमें से गैस निकालते जाते हैं, उसमें वो चीज़ भरते जाते हैं, उसे गुरगांव या कोई ऐसी गुरगम कहते हैं, कुछ ऐसा ही नाम है उस जड़ी बूटी का। वो शहरों में होती है, बहुत सस्ती है। तो वो और उसको उसमें से शेल गैस निकलती है, लेकिन शेल गैस अमेरिका ने तो बड़ी सस्ती निकाल ली। अब तो उनके यहाँ वो उसकी कॉस्ट आ रही है तकरीबन 40 to 45 पर मैंने तो सर ये इस तरह बैरल के हिसाब से इक्विवेलेंट टू बैरल कहते हैं अच्छी, जिसे कहते हैं थिंकिंग वाली चीजें हमारे अखबारों में पड़ी हैं। पाकिस्तान में इतनी शेल गैस निकल आई जितनी नहीं, शेल गैस निकली नहीं है, पूरी कायनात में इतनी गैस एस्टिमेट है। नहीं सर 43 सर यही बातें सुनता हूं मैं। सर बातें तो आप ही सुनेंगे ना, बातें आप करेंगे थोड़ी ना, करने वाले तो वो हैं जिन्होंने करना है। पाकिस्तान में कोयले के जखायर निकल आए जितने सऊदी अरब में तेल नहीं है, बातें ही सुन रहा हूँ। नहीं तो जखायर पे काम नहीं कर रहे ना, आप करना शुरू किया तो थोड़े बहुत प्लांट लगने शुरू हुए। आपने 25 साल तो गुजार दिए उसको थर करते करते, थर आते रहे आप, उसमें गए ही नहीं आप भाई। उनके मान लो, मतलब आपको देखिए फोकस करना पड़ता है, एक पहला कदम उठाना पड़ता है सही डायरेक्शन में, चाहे आस्था हो या तेज हो, डायरेक्शन नीचे। हम क्या करते हैं, इधर डायरेक्ट हमने कदम उठाया, 3-4 उठाने के बाद वापस आए, फिर इधर निकल लिए। तो इस तरह थोड़ी होता है यार। शोर मचा दिया, हमें सुई गैस मिल गई, 50,000 साल तक पाकिस्तान को कुदरती गैस की कोई जखीरे की जरूरत नहीं है, वो ऐसी खत्म हुई। अभी लोग मुझे फोन कर करके बताते हैं हमारे घर में गैस नहीं आ रही। अमीरों के घर में गैस नहीं आ रही, गरीबों का छोड़ दें। नहीं सर देखें, गैस तो उस वक्त आएगी जब गैस होगी। तो गैस नहीं है क्या? नहीं है तभी तो नहीं आ रही, वरना कोई पागल है अपने कुदरती वसाइल का जखीरा है, सारी दुनिया कंगली है, सब बेकार है, सब हमारे पास है। यार आप अजीब बात करें, गैस किसी जगह जमा करके थोड़ी रखते हैं यार, या इसकी होर्डिंग थोड़ी होती है, या इसकी वो थोड़ी क्या है, मैंने वो जखीरा अंदोजी कर ली गैस की। अगर गैस होगी तो मैं आप ही को दूंगा, क्योंकि मैंने कमाना है। हमारे मुल्क के ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ये बातें करते हैं, आप उनसे जाकर पूछे क्या वो एहसास कमतरी का शिकार है? जब मैं उनसे बात करता हूं कहते हैं हमारे पास ये सारी चीज़ें, सारी दुनिया बेकार है। आप ये मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि सारी दुनिया के पास कोई वसाइल नहीं? मुझे तो एक शख्स कहने लगा कि हमारे पाकिस्तान के पास जितने वसाइल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, खुंजराब से लेके गवादर तक, आप सोच नहीं सकते जितने वसाइल। और शुक्र है कि अभी तक गलत आदमियों के हाथ नहीं लगे, क्योंकि फिर भी उम्मीद है मुझे कि हम जब सही लोगों के हाथ लगेंगे तो वो उनको ये मुल्क वापस से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो लग जाते तो वो भी ज़ाया हो जाते। आप तो वो ये उनकी ज़हानत की कमी है, वरना कसर उन्होंने नहीं मैं किसी को नहीं कहता कि वो ज़हीन है या नहीं है। देखिए मैं किसी को कंपेयर नहीं कर सकता ना, मेरी ख्वाहिश ये थी कि आपसे गुफ्तगू जारी रहती। देखें जहानत नहीं है, आपकी विल होनी चाहिए। विल नहीं है हमारे पास इस वक्त ये काम करने की। विल अगर आ जाए तो काम हो जाएगा सर। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपके साथ जारी रहती, लेकिन क्या करूं, वक्त की कमी जो है उसकी वजह से हमेशा तिश्नगी सी रह जाती है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ भी ये निकलती है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से दावत देने का मौका मिल जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, चाहता है अली नासिर को हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।